तो आज हम टाइम मशीन में बैठकर चल रहे हैं 16वीं सदी के भारत के समुद्री तटों पर। ये वो दौर था जब यूरोप का एक छोटा सा देश पुर्तगाल समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा और देखते ही देखते हिंद महासागर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। हमारे पास आधुनिक भारत के इतिहास के किताब के कुछ अंश हैं जो ये बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, इसमें वो रणनीतियां, वो धोखे और वो किरदार छिपे हैं जिन्होंने भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव रखी। तो आज हम इन्हीं पन्नों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुट्ठी भर पुर्तगाली आखिर हजारों मील दूर से आकर एक पूरे महासागर के मालिक कैसे बन बैठे। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1505 से। पुर्तगाल के राजा ने एक बंदे को, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, भारत में अपना पहला गवर्नर बनाकर भेजा। और उसका मिशन एकदम साफ था, पुर्तगाली ताकत को जमाना। इसके लिए उसे कुछ जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा करना था और कई जगह किले बनाने थे। हाँ, और यहाँ पर मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्मेडा जिस हिंद महासागर में आ रहा था वो कोई खाली मैदान नहीं था, वो एक बेहद व्यस्त और अमीर बाजार था। सदियों से यहाँ अरब व्यापारी, वेनिस के सौदागर और भारत के स्थानीय शासक जैसे कलिकट के ज़ैमोरिन मसालों का व्यापार कर रहे थे। ज़ैमोरिन तो उस इलाके के सबसे ताकतवर हिंदू शासकों में से एक थे और मिस्र की मामलुक सल्तनत की, आप कह सकती हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के व्यापार पर पकड़ थी। तो पुर्तगालियों का आना इन सब के लिए एक सीधी चुनौती थी। मतलब उनका धंधा चौपट होने वाला था। बिल्कुल। और जाहिर है टकराव तो होना ही था। और हुआ भी बहुत जल्द। 1506 में कन्नौर की लड़ाई हुई। इसमें पुर्तगालियों ने ज़ैमोरिन के जहाजी बेड़े को हरा दिया। लेकिन ज़ैमोरिन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कन्नौर में पुर्तगालियों के सेंट एंजेलो किले को 4 महीने तक घेरे रखा। पर पुर्तगाली डटे रहे और आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। लेकिन यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 1508 में चौल की लड़ाई। इस बार पासा पलट गया। मिस्र की सल्तनत, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और ज़ैमोरिन, इन तीनों की मिलीजुली नेवी ने पुर्तगालियों को बुरी तरह हराया। और इस लड़ाई में गवर्नर अल्मेडा का अपना बेटा लोरेंको डी अल्मेडा मारा गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ, पुर्तगालियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, ये एक निजी चोट थी अल्मेडा के लिए। इस हार के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गुस्से से भर गया था। उसका एक मशहूर कोट है जो उसके इरादे साफ कर देता है। उसने कहा, जिसने चूजा खाया है उसे अब मुर्गा खाना होगा या फिर कीमत चुकानी होगी। वाह! ये सिर्फ बेटे की मौत का बदला नहीं था, ये पुर्तगाली ताकत और इज्जत को फिर से स्थापित करने की लड़ाई थी। वो सबको दिखाना चाहता था कि पुर्तगालियों से उलझने का अंजाम क्या होता है। मतलब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने पूरी सल्तनतों को चुनौती दे दी। जी। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। और उसने अपना बदला लिया भी 1509 में दीव की लड़ाई में। और क्या जबरदस्त बदला लिया। दीव की लड़ाई इतिहास की सबसे निर्णायक नौसैनिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इसमें पुर्तगालियों ने अपने से कहीं बड़ी दुश्मन सेना को सिर्फ अपनी बेहतर तकनीक और रणनीति के दम पर हराया। तोपों के दम पर? हाँ, उनके जहाजों पर लगी तोपें भारतीय और मिस्री जहाजों पर भारी पड़ी। इस एक लड़ाई ने पुर्तगालियों को हिंद महासागर का बेताज बादशाह बना दिया। ये सिर्फ एक समुद्री लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब हिंद महासागर के व्यापार के नियम यूरोप से तय होंगे। सदियों से चले आ रहे अरब और भारतीय व्यापारियों के दबदबे का ये एक तरह से अंत था। पर इसमें एक हैरान करने वाली बात है, इतनी बड़ी जीत के बाद भी अल्मेडा ने दीव पर कब्जा नहीं किया। ऐसा क्यों? वो तो चाहता तो पूरा दीव अपने कंट्रोल में ले सकता था। यही तो अल्मेडा की सोच का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहीं से उसकी मशहूर ब्लू वाटर पॉलिसी सामने आती है। उसका मानना था कि जमीन पर बड़े बड़े किले और शहर कब्जा करना एक सिरदर्द है, उसे चलाने में बहुत पैसा लगेगा, लोग लगेंगे। अच्छा। असली ताकत जमीन पर नहीं, समंदर में है। उसका कहना था, जब तक तुम समंदर में ताकतवर हो, भारत तुम्हारा है। अगर तुम्हारे पास समुद्री ताकत नहीं तो किनारे पर बना बड़े से बड़ा किला भी किसी काम का नहीं आएगा। वाह। इसलिए उसने दीव पर कब्जा करने के बजाय चौल की लड़ाई में पकड़े गए अपने कैदियों की रिहाई के बदले दीव को छोड़ दिया। मतलब उसकी पॉलिसी थी कि जमीन पर सिरदर्दी मत पालो, बस समंदर पर राज करो और सारा व्यापार कंट्रोल करो। लेकिन क्या ये पॉलिसी लंबी दौड़ में काम कर सकती थी?
मेरा मतलब, बिना जमीन पर अपने सप्लाई लाइन और बेस बनाए क्या आप सिर्फ जहाजों के दम पर एक साम्राज्य चला सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल था। और जो शख्स अल्मेडा के बाद आया, उसका जवाब था बिल्कुल नहीं। तो अल्मेडा ने समुद्र पर अपनी बादशाहत का झंडा तो गाड़ दिया, लेकिन उसका मानना था कि जमीन पर कब्जा करना एक सिरदर्दी है। पर जो शख्स उसके बाद आया, अफोंसो डी अल्बुकर्क, उसकी सोच इससे 180 डिग्री अलग थी। हाँ, उसे ही पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। हाँ, ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं। अल्बुकर्क समझ गया था कि सिर्फ नेवी के दम पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल है। आपको जमीन पर अपने अड्डे चाहिए, जहां जहाज रुक सकें। बिल्कुल, जहां मरम्मत हो सके और जहां से आप पूरे इलाके पर नजर रख सकें। उसकी स्ट्रैटेजी थी, हिंद महासागर में आने जाने के सारे अहम रास्तों पर ताला लगा दो और चाबी अपनी जेब में रख लो। उसने पूर्व में मलक्का, लाल सागर के मुहाने पर ऑर्मुस और मालाबार तट पर मजबूत पकड़ बनाई। ये उस वक्त के सबसे जरूरी समुद्री चोक पॉइंट्स थे। और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी 1510 में गोवा पर जीत। ये कैसे हुआ? अल्बुकर्क ने सही मौके का इंतजार किया। उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और गोवा को सिर्फ एक और किला नहीं बनाया, उसने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की पूर्वी राजधानी बना दिया। उसे लिस्बन जैसे ही खास अधिकार दिए। अच्छा, एक तरह से पूरब का लिस्बन बना दिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। अब पुर्तगालियों के पास भारत के बीचों बीच एक अपना मजबूत घर था। पर अल्बुकर्क सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ा था। स्रोत बताते हैं कि उसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे कि सती प्रथा को खत्म करना। बिल्कुल। उसकी नीतियां सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं थीं। वो भारत में एक स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने आदमियों को स्थानीय भारतीय औरतों से शादी करने के लिए बढ़ावा दिया। उसका मानना था कि इससे एक ऐसी नस्ल तैयार होगी जो पुर्तगाली क्राउन के प्रति वफादार होगी। और हाँ, उसने अपने कब्जे वाले इलाकों में सती प्रथा पर रोक लगा दी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं प्रगतिशील कदम था। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ वो सती प्रथा जैसा सामाजिक सुधार कर रहा है और दूसरी तरफ स्रोत ये भी कहते हैं कि उसकी नीति में मुसलमानों का क्रूरता से दमन शामिल था। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? यही तो औपनिवेशिक शक्तियों का जटिल चेहरा है। अल्बुकर्क के लिए मुसलमानों का दमन एक व्यापारिक रणनीति थी। जैसा हमने पहले बात की, हिंद महासागर के व्यापार पर सदियों से अरब और मुस्लिम व्यापारियों का दबदबा था। सही बात है। अल्बुकर्क इस कंपटीशन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। उसके लिए ये एक जीरो सम गेम था। या तो वो रहेंगे या हम। बिल्कुल। इसलिए उसने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए ताकि व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो सके। उसके सुधार और उसकी क्रूरता दोनों के पीछे एक ही मकसद था, पुर्तगाली ताकत को मजबूत करना। तो अब पुर्तगालियों के पास एक ब्लू वाटर नेवी भी थी और गोवा जैसे एक मजबूत जमीनी अड्डा भी। हाँ, अब बारी थी इसे और फैलाने की। अगला अहम गवर्नर था नूनो दा कुन्ना। उसने सबसे पहले तो हेडक्वार्टर कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया, जो दिखाता है कि गोवा कितना जरूरी हो चुका था। हाँ, और कुन्हा की नजरें थी गुजरात पर। उस वक्त गुजरात की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, जो दो तरफ से फंसा हुआ था। अच्छा। एक तरफ दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं का खतरा था और दूसरी तरफ राजपूतों से भी उसकी नहीं बनती थी। पुर्तगालियों ने स्थिति को भांप लिया। उन्हें पता था कि ये अपना दबदबा बढ़ाने का सुनहरा मौका है। तो ये एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला मामला था। बिल्कुल। बहादुर शाह को मुगलों से बचने के लिए एक ताकतवर साथी की जरूरत थी और पुर्तगालियों से बेहतर नौसैनिक ताकत उस वक्त किसी के पास नहीं थी, तो उसने पुर्तगालियों से मदद मांगी। और उन्होंने मदद की? हाँ, लेकिन एक कीमत पर। 1534 में उसने बसीन की संधि पर दस्तखत किए और आज के मुंबई के पास का जो वसई का इलाका है वो पुर्तगालियों को सौंप दिया। फिर अगले ही साल 1535 में उसने पुर्तगालियों को दीव में एक किला बनाने की इजाजत भी दे दी। ये वही दीव था जिसे अल्मेडा ने जीतने के बाद छोड़ दिया था? जी, वही दीव। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। जैसा कि ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक दोस्ती में अक्सर होता है, ये दोस्ती महज एक छलावा थी। जैसे ही बहादुर शाह को लगा कि मुगल खतरा टल गया है, उसके और पुर्तगालियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पुर्तगालियों को भी अब बहादुर शाह एक बोझ लगने लगा था। 1537 में उसे बातचीत के बहाने एक पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया। ये एक जाल था। बिल्कुल। वो शायद एक नया समझौता करने गया था, लेकिन उस जहाज से वो कभी जिंदा नहीं उतरा। उसकी वहीं हत्या कर दी गई। इसके बाद पुर्तगालियों ने धीरे धीरे पूरे द्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। तो इन सब लड़ाइयों, संधियों और धोखों के बाद
पुर्तगालियों ने जो राज स्थापित किया उसे एस्तादो पोर्टुगेस द इंडिया कहा गया। ये कैसा दिखता था? क्या ये मुगल साम्राज्य जैसा कोई बहुत बड़ा जमीनी साम्राज्य था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही अलग तरह का साम्राज्य था। ये कोई जमीनी ताकत नहीं थी, बल्कि एक समुद्री साम्राज्य था। इसके पास गुजरात से लेकर मुंबई और दमन तक एक पतली सी तटीय पट्टी थी, और फिर दक्षिण में मालाबार तट पर कई बंदरगाह और किले थे। अच्छा, उनका असली कंट्रोल जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के पानी पर था। तो फिर उनकी सफलता का राज क्या था? अगर उनके पास जमीन नहीं थी तो वो इतने ताकतवर कैसे बने रहे? दो चीजें। हाँ जी। पहली, उनकी नौसैनिक तकनीक। उनके जहाज, जिन्हें कैरक कहते थे, बहुत बड़े और मजबूत होते थे, और उन पर भारी तोपें लगी होती थीं। उस समय के किसी भी भारतीय ताकत, चाहे वो जमोरिन हो या गुजरात के सुल्तान, उनके पास ऐसी नेवी नहीं थी जो खुले समंदर में पुर्तगालियों का मुकाबला कर सके। और दूसरी, उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाया जिसे कारताज प्रणाली कहते हैं। कारताज प्रणाली, ये क्या था? सोचिए कितनी बड़ी बात थी। हिंद महासागर हजारों सालों से सबके लिए खुला था, और अब एक बाहरी ताकत आकर कह रही थी कि अगर आपको अपने ही समंदर में व्यापार करना है तो हमें टैक्स देना होगा। मतलब परमिट लेना होगा। हाँ, कारताज एक तरह का परमिट था जो भारतीय जहाज़ों को पुर्तगालियों से खरीदना पड़ता था। अगर किसी जहाज के पास ये कारताज नहीं होता तो पुर्तगाली उसे लूट लेते या डुबो देते। तो ये समुद्री दादागिरी का एक संगठित रूप था। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही था जैसे आज कोई एक कंपनी पूरे इंटरनेट पर कब्जा कर ले और कहे कि कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए पहले हमसे लाइसेंस लेना होगा। मतलब ये तो सीधे सीधे समुद्री हफ्ता वसूली थी। लेकिन क्या उनका ये दबदबा हमेशा कायम रहा? नहीं, हमेशा नहीं। 17वीं सदी में जब डच और अंग्रेज आए तो उन्होंने पुर्तगालियों को कड़ी टक्कर दी। डचों ने उनसे मालाबार तट का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। अच्छा। बाद में मराठों ने भी उन्हें चुनौती दी और वसई जैसा अहम इलाका उनसे जीत लिया। उनका सुनहरा दौर करीब 100 साल तक चला। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो उनकी लंबी मौजूदगी है। बिल्कुल, यही उनकी विरासत का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे और जाने वाले आखिरी। जहां बाकी सब यूरोपियन ताकतें 1947 में चली गईं। वहीं गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाल के कब्जे में रहे, जब तक कि भारतीय सरकार ने सैन्य कार्रवाई करके उन्हें वापस नहीं ले लिया। जी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने दो अलग-अलग रणनीतियां देखी। एक तरफ अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी सिर्फ समंदर पर राज करो, और दूसरी तरफ अल्बुकर्क की जमीन पर कब्जे और स्थायी ठिकाने बनाने की नीति। और साफ दिखता है कि आखिरकार अल्बुकर्क की रणनीति ही जीती। पुर्तगालियों ने अपनी बेहतर नौसैनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और भारतीय शासकों की आपसी फूट का भरपूर फायदा उठाकर अपनी जगह बनाई। उनका साम्राज्य जमीन के बड़े टुकड़ों पर नहीं, बल्कि व्यापार के उन अहम समुद्री रास्तों पर टिका था जो उस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा थे। और अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, स्रोत हमें अल्बुकर्क की एक बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ वो सती प्रथा को खत्म करने जैसा प्रगतिशील कदम उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने व्यापारिक फायदे के लिए मुसलमानों का बेरहमी से दमन करता है। हम ऐसे ऐतिहासिक किरदारों को कैसे देखें? क्या हम उन्हें उनके समय के हिसाब से देखें या आज के नैतिक मापदंडों पर? ये सवाल हमें औपनिवेशिक ताकत के उस जटिल और अक्सर दोहरे चरित्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां सुधार और क्रूरता अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं।